जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, और आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो विधि कैसे बनती है। विधि मतलब लॉ, कानून। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद क्या है? देखिए, विधि बनाने का जो पावर होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है, संसद के पास होता है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए कानून बनाने में राष्ट्रपति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विधि कैसे बनती है? विधि से पहले एक विधेयक, बिल होता है, और वो बिल जब संसद में पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। विधेयक है क्या? बिल क्या है? बिल जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है। कानून बनाने से पहले की प्रक्रिया को ही हम बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। विधेयक जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा गवर्नमेंटेड बिल, एक नॉन गवर्नमेंटेड बिल। सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब होता है कि ऐसा विधेयक जिसे कोई मंत्री हाउस में प्रस्तुत करता है। कोई मंत्री जिस विधेयक को लेके आता है वो सरकारी विधेयक कहा जाता है, और जिसे कोई नॉन मिनिस्टर, गैर मंत्री, मतलब कोई भी एमपी, सांसद लेके अगर बिल को आएगा तो वो गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। जैसे धन विधेयक एक सरकारी विधेयक का एग्जाम्पल है। साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक एक गैर सरकारी विधेयक का एग्जाम्पल है। तो ये तो होता है विधेयक। यही विधेयक जब दोनों हाउसों में पास हो जाता है, राष्ट्रपति की फाइनली साइन हो जाते हैं, तो वो विधेयक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये विधेयक कब लाया जाता है? देखिए, विधेयक कानून तभी बनता है कि जब संसद का कोई सत्र चल रहा होता है, सेशन। सेशन क्या होता है इसके बारे में बात कर लें। हमारा संविधान कहता है कि एक वर्ष में, 1 ईयर में 2 सेशन कंपलसरी है। एक वर्ष में 2 सत्रों का होना बहुत ज़रूरी है, और 2 सत्रों के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंट नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं। आपने सुना होगा फरवरी मार्च के मंथ में एक बजट सत्र बुलाया जाता है, बजट सेशन होता है। नवंबर दिसंबर के महीने में जाके एक विंटर सेशन होता है, और उन दोनों के बीच में एक आपका जून जुलाई में मानसून सत्र भी बुला लिया जाता है। वैसे तो संविधान कहता है कि एक वर्ष में 2 सत्रों का होना कंपलसरी है, उससे अधिक आप बुला सकते हैं, और दोनों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें और जान लें यहाँ पर। किसी भी सत्र को सेशन इनवाइट और सेशन एंडिंग, किसी भी सत्र को इनवाइट करना, बुलाने का काम राष्ट्रपति को होता है, और किसी भी सत्र को समाप्त करने का काम भी राष्ट्रपति का होता है। तो किसी भी सत्र को राष्ट्रपति ही बुला सकता है, राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है उसी समय कोई भी बिल लाया जाता है, और वो बिल पास हो जाता है तो कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया और भी है। अगर संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना देश के लिए बहुत आवश्यक हो, तो आर्टिकल 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत एक ऑर्डिनेंस पावर दिया गया राष्ट्रपति को, अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश से एक टेम्परेरी कानून बनवा सकता है जो 6 मंथ के लिए मान्य रहता है। तो आपने देखा विधेयक क्या होता है, कानून क्या होता है, सत्र क्या होता है। अब ये विधेयक कैसे कानून बनते हैं, कौन कौन से विधेयक होते हैं, उन बात कर लें। सबसे पहले हम साधारण विधेयक, धन या वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, सिंपल बिल की बात करते हैं। जैसे कोई साधारण विधेयक है, सामान्य योजना पर काम करना है। जैसे कि कोई साधारण विधेयक है, सबसे पहले साधारण विधेयक पर दोनों सदनों को इक्वल पावर होता है, दोनों सदनों को बराबरी का अधिकार होता है। साधारण विधेयक पहले किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है। संसद का कोई भी सदस्य इसे प्रेजेंट कर सकता है।
जिस हाउस का सदस्य होगा उसे अपने उसी हाउस में वो प्रेजेंट कर सकता है। लोकसभा का सदस्य अगर साधारण विधेयक को लाना चाहता है तो लोकसभा में ले जाएगा, राज्यसभा का अगर सदस्य ले जाना चाहेगा तो राज्यसभा में ले जाएगा। साधारण विधेयक को कोई भी किसी सदन में लाया जा सकता है। पहले सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन को भेजा जाएगा, दूसरा सदन पास कर देगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति से अनुमति मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन ये है, यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन में पास हो जाता है और एक सदन में पास नहीं हो पाता है, चाहे वो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो रहा है, अगर एक सदन में पास हो जाता है और एक सदन में पास नहीं होता है, तो इस विधेयक को लैप्स होने से बचाने के लिए, समाप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया है एक संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति एक ज्वाइंट सेशन इन्वाइट कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह संयुक्त बैठक पार्लियामेंट के सेंट्रल रूम में होती है। यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो राष्ट्रपति करेगा। एक चीज़ यहाँ पर और जान लें, ज्वाइंट सेशन इन्वाइटेड ओनली फॉर सिंपल बिल। संयुक्त बैठक जो होगी वो केवल साधारण विधेयक पर ही होती है, ये धन विधेयक पर या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती है। तो जब कोई सिंपल बिल एक हाउस में पास होता है, एक हाउस में पास नहीं हो पाता है, तो उस बिल को बचाने के लिए, लैप्स समाप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है। और उस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के द्वारा जो कमियां हैं वो आपस में सुलझा ली जाएंगी और उसे फिर राष्ट्रपति साइन करके फाइनली कानून बनवा देगा। ये दूसरा तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट है, अगर साधारण विधेयक पहले हाउस में आए और पहले ही हाउस में पास ना हो पाए तो या तो वहीं से लैप्स हो जाएगा या फिर संशोधन के साथ उसे दोबारा से आप ला सकते हैं, या उसी हाउस में या दूसरे हाउस में। नेक्स्ट चौथी बात ये है कि अगर साधारण विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है। राष्ट्रपति के पास होता है वीटो पावर। अब राष्ट्रपति इस पर कौन कौन से वीटो प्रयोग कर सकता है। वैसे वीटो 4 होते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो होते हैं। एक जो होता है पॉजिटिव वीटो, जिसे हम अंत्यांकित वीटो कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास कोई बिल गया और राष्ट्रपति ने उसे अनुमति दे दी, पास कर दिया, ये आपका सकारात्मक वीटो है। एक वीटो होता है पूर्ण वीटो, एब्सोल्युटली वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब होता है कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति पूरी तरह से इनकार कर दे, मना कर दे, तो ये पूर्ण वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये प्रावधान अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता है, वो किसी भी विधेयक को पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है नहीं। एक है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी मतलब होता है सस्पेंशन वीटो। मतलब अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो उसे वो कुछ कमियां निकाल करके उसे सस्पेंड कर सकता है, सुझाव दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लें कि निलंबन जो कर सकता है राष्ट्रपति, एक विधेयक को कितनी बार कर सकता है। तो सेम टॉपिक पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार ही सस्पेंड कर सकता है, और अगर वो बिल दूसरी बार जब जाएगा तो राष्ट्रपति को साइन करने कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो कहने मतलब निलंबनकारी जो वीटो होता है वो राष्ट्रपति उस पर एक बार केवल यूज कर सकता है। और नेक्स्ट जो तीसरा एक वीटो है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। जेबी वीटो का मतलब होता है नो रिस्पॉन्स, ना हम हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, जेब में डाल लेना। ये 6 महीने के लिए हो जाता है, जेब में आप डाल सकते हैं। जेबी वीटो का प्रयोग मैं आपको बता दूं, वैसे सबसे ज़्यादा तो राष्ट्रपति पॉजिटिव का यूज़ करता है, साइन करता ही है, फिर निलंबनकारी का भी कर लेता है। लेकिन पॉकेट वीटो का जो यूज़ है वो हमारे भारत में अब तक केवल एक बार हुआ है। 1986 की बात है, 1986 की बात है। पोस्ट अमेंडमेंट बिल था, ढाक संशोधन विधेयक था। देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट अमेंडमेंट बिल पर पॉकेट वीटो का यूज़ एक बार केवल कर दिया था। ये तो हमने देखा वीटो। अब वहीं पर आ जाते हैं कि अगर कोई सिंपल बिल है
दोनों हाउसों में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर जो है तीनों वीटो का यूज़ कर सकता है। साधारण विधेयक पर साइन कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है और पॉकेट में भी रख सकता है। तो ये तो सिंपल बिल की कंडीशन थी। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं सिंपल बिल को। सिंपल बिल की पहली कंडीशन है, अगर साधारण विधेयक पहले हाउस में गया, पास हो गया, दूसरे हाउस में गया, पास हो गया, राष्ट्रपति के पास साइन हो गया, कानून बन गया। दूसरी कंडीशन, पहले हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस में पास नहीं हुआ, तो उस बिल को समाप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति 108 का प्रयोग करते हुए संयुक्त बैठक बुला सकता है और दोनों सदनों की आपसी जो मतभेद है उन्हें दूर करके उसे फिर कानून बनवा सकता है। तीसरी पॉइंट ये है कि पहले हाउस में आए और पास नहीं हो पाता है तो या तो वो लैप्स हो जाएगा या उसे संशोधन के साथ आप दोबारा ला सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर दोनों हाउसों में पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास है वीटो पावर, तो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये तो थे साधारण विधेयक के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात है धन विधेयक के बारे में बात करें। सबसे पहले जो किसी भी विधेयक को अनुमति जो राष्ट्रपति देता है वो आर्टिकल 111 के तहत देता है। 111 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है। जो धन विधेयक आता है वो आर्टिकल 110 में आता है और वित्त विधेयक फाइनेंस जो बिल है 117 आर्टिकल में आता है और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आता है। सबसे पहले ये बात है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन लेता है? एनी बिल, मनी बिल और नॉन मनी बिल डिसाइड बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने ये डिसीजन ले लिया कि वो धन विधेयक है तो वो धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेने जाएगा और आफ्टर परमिशन वो विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो सरकारी विधेयक का एग्जाम्पल होता है, इसे कोई मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। तो धन विधेयक अगर लोकसभा के स्पीकर ने डिसाइड कर दिया तो वह वो राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद लोकसभा में ही जाएगा और लोकसभा में पास होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। अब यहाँ पर बात है कि राज्यसभा के लिए 14 डेज का टाइम दिया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाएगा कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा इस पर कुछ सजेशन दे सकती है, क्योंकि राज्यसभा में पास करने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा इस पर कोई सुझाव देती है तो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर 14 दिन तक या 14 दिन तक कोई सुझाव नहीं देती है राज्यसभा तो 14 दिन के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है, स्वीकार कर लिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर धन विधेयक लोकसभा में पहले आएगा, पास हो गया, राज्यसभा में जो भी 14 डेज का टाइम हो गया पास मान लिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, कानून बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर लोकसभा पास कर देती है और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। तो ध्यान देना है कि धन विधेयक में राष्ट्रपति केवल और केवल सकारात्मक वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति ना तो सस्पेंड कर सकता है और ना ही वो पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकता है। तो धन विधेयक पर भी उसे साइन करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर धन विधेयक लोकसभा में आया, पहले पॉइंट, और लोकसभा में पास नहीं हो पाया तो क्या होगा? अगर धन विधेयक लोकसभा में आता है और लोकसभा में ही पास नहीं हो पाता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कि धन विधेयक को कोई मंत्री लाएगा, मीन्स सरकार का आदमी लाएगा, और लोकसभा में अगर पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब समझ लिया जाएगा कि सरकार इसमें बहुमत में नहीं है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा और सरकार चली जाएगी। कहने मतलब ये है कि लोकसभा में अगर धन विधेयक पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि जो धन विधेयक के अलावा बचे हुआ बहुत सारे ऐसे धन से संबंधित पॉइंट हैं जो वित्त विधेयक में समाहित किए गए 117 में। ऐसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है तो वो फिर सिंपल बिल की तरह कार्य करेगा और साधारण विधेयक की तरह कार्य करेगा, और फिर साधारण विधेयक की तरह कार्य करेगा तो उस पर वो सारी कंडीशंस
सिंपल बिल वाली लागू हो जाएंगी। एक चीज़ यहाँ जान लें कि सभी विधेयक धन विधेयक तो होते हैं, लेकिन कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, सम फाइनेंस बिल आर मनी बिल। तो कहने मतलब ये सारे धन विधेयक तो वित्त विधेयक होंगे, बट कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे, वो हमारा लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। तो ये धन विधेयक के परिवेश में ये कंडीशन। नेक्स्ट तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर भी दोनों हाउसों को बराबर का अधिकार है। साधारण विधेयक पर दोनों हाउसों को इक्वल पावर है, धन विधेयक पर पूरा पावर लोकसभा को है। वित्त विधेयक साधारण विधेयक की तरह कार्य करेगा, ऐसा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वो फिर दोनों को बराबर अधिकार होगा। और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर भी दोनों हाउसों को इक्वल पावर होता है। कहने मतलब ये गैर सरकारी विधेयक है, संसद का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है, किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लो वो पहले एक किसी हाउस में पास हो जाता है, फिर दूसरे हाउस को भेज दिया जाएगा, पास कर देगा, फिर राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा, कानून बन जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक में अगर एक हाउस में पास हो गया, दूसरे हाउस में पास नहीं हो पाता है, तो इस पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल धन विधेयक पर है। तो ऐसी स्थिति में या तो वो लैप्स हो जाएगा या संशोधन के साथ आप दोबारा से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये कि संविधान संशोधन में कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो पर्सनल व्यक्ति विशेष के होते हैं, पर्सनल राज्य विशेष के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक विशेष महत्व के होते हैं। अगर सार्वजनिक महत्व का कोई विधेयक है तो उस पर कंडीशंस ये होती है कि दोनों हाउसों में पास होने के बाद 50% प्लस राज्यों से भी अनुमति आवश्यक होती है। जैसे जीएसटी था, जीएसटी जो बिल था जिसमें दोनों हाउसों से पास होने के बाद आधे से अधिक राज्यों से भी पास होना अनिवार्य होता है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद वो विधेयक कानून बनता है। तो कहने मतलब ये है कि अगर मान लो सार्वजनिक हित का विषय है और उस पर एक हाउस पास कर दे और एक हाउस पास ना करे तो संयुक्त बैठक है नहीं, तो वहीं से वो लैप्स होगा या दोबारा से ला सकते हैं। दूसरी कंडीशन है एक हाउस पास कर दे रहा है, दूसरा हाउस पास कर दे रहा है और आधे से अधिक राज्य अगर पास नहीं कर पा रहे हैं तो भी विधेयक पास नहीं हो पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो संविधान संशोधन विधेयक में भी दोनों हाउसों को इक्वल पावर है और कुछ विधेयकों में आधे से अधिक राज्यों से भी अनुमति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो विधेयक थे इन्हें हमें समझा अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।